नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा यहाँ पर है, ठीक है। बोल क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 8, 64 बॉल, बहुत बढ़िया, 64 conducting drops each of radius 0.02 meter and each carrying a charge of 5 microcoulomb are combined to form a bigger drop. The ratio of surface density, अच्छा surface charge density होना चाहिए, surface charge density of bigger drop to the surface to the smaller drop। अच्छा एक काम करते हैं, क्या दिया है, मान लो कि इसका रेडियस r है, ठीक है, ये स्मॉल ड्रॉप है, इसका एक का रेडियस r है। तो एक बात बताओ, एक का रेडियस r है और 64 टोटल है, तो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की बात करें तो क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज इस पे कितना रखा है, एक पे चार्ज रखा है 5 माइक्रोकूलम का, डिवाइड बाय एरिया क्या होता है स्फीयर का, भाई क्या लिखा है, कंडक्टिंग ड्रॉप्स है ना, ड्रॉप्स का मतलब ड्रॉप्स किस फॉर्म के होते हैं, स्फेरिकल फॉर्म के होते हैं, और स्फीयर का जो एरिया होता है सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर आता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। क्लियर है बात। अच्छा आगे चलते हैं, मान लो कि ये सारे मिलके एक बड़ा सा ड्रॉप बनाए और उसका रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं। मान लिया कि इस पर जो चार्ज आया वो क्या मान लेते हैं, स्मॉल क्यू चार्ज मान लेते हैं। तो इसका अगर आप सिग्मा लिखोगे, बिगर ड्रॉप है स्मॉलर का, तो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज हमने मान लिया इसमें स्मॉल क्यू डिवाइड बाई 4 पाई और कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर स्मॉल क्यू और कैपिटल आर की वैल्यू हमें मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। अच्छा स्मॉल क्यू क्या हो जाएगा भाई, एक पर चार्ज कितना था, एक पर चार्ज था 5 माइक्रोकूलम और टोटल कितना आपने मिलाया 64, तो क्या ये स्मॉल क्यू की वैल्यू 5 माइक्रोकूलम इंटू 64 हो जाएगा क्या, अरे यार एक पे चार्ज 5 माइक्रोकूलम था, 64 मिला दिया तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 5 इंटू 64 हो गया। तो इसका मतलब Q की वैल्यू तो मिल गई हमें 64 इंटू 5 माइक्रोकूलम डिवाइड बाई 4 पाई, तो देखो एक नंबर है कांस्टेंट है, लिख दो। अब एक बात बताओ, छोटे छोटे ड्रॉप को मिला के एक बड़ा सा ड्रॉप बनाओगे तो ये जो छोटे छोटे ड्रॉप्स का वॉल्यूम होगा वो टोटल जो 64 छोटे छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम होगा वो एक बड़े ड्रॉप के वॉल्यूम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका मतलब कि अगर हम एक छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम लिखे तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और कितने ड्रॉप मिलके बन रहे हैं 64, क्या बन रहा है, एक बड़ा ड्रॉप जिसका रेडियस हमने माना कैपिटल आर का क्यूब। देखो ए और ए तो कैंसिल आउट हो गया, यहां से कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर क्यूब रूट लोगे तो देखो आर क्यूब का तो क्यूब रूट आर आ गया, 64 का कितना हो जाएगा 4, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, तो ये आ गया 4 स्मॉल आर। ठीक है, पुट करो यहां पर। चलो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल ईच हैविंग मास 10 ग्राम एंड चार्ज इतना दिया है, बोल रहा है प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल विथ सेपरेशन L। अच्छा देन सच दैट दे स्टे इन लिमिटेड इक्विलिब्रियम। एक मिनट बनाते चलते हैं फिगर थोड़ा सा, ठीक है, ये टेबल हो गया। ठीक, यहाँ पर मान लो कि 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, एक Q और ये Q, मान लेते हैं कि चार्ज इस पे Q है। अच्छा बोल रहा है कि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो L है। अब बोल रहा है कि लिमिटेड इक्विलिब्रियम में है इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अच्छा फ्रिक्शन आ गया यहाँ पर। एक बात बताओ, आइडेंटिकल है तो इसको इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिपेल करेगा और इधर क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अच्छा ये भी इसको इधर क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिपेल करेगा, इधर क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। एक बात बताओ, अगर ये लिमिटेड इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब इधर लगने वाला फोर्स और इधर लगने वाला फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। अगर इस पे आप इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाओ तो क्या हो जाएगा, एक कंडीशन हो जाएगा स्मॉल f इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या लिखोगे, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय बीच का डिस्टेंस क्या हो गया एल स्क्वायर। देखो के Q1 Q2 क्यू है तो क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा। और फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन होता है। अच्छा नीचे इसका लगेगा mg और ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, बॉल का मोमेंट ऊपर नीचे हो नहीं रहा तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी mg, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये म्यू mg आ जाएगा। तो इसका मतलब म्यू mg इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर। यहाँ से एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर
डिवाइड बाई म्यू एम जी। इसको आगे सॉल्व करोगे तो एल की वैल्यू आ जाएगा रूट में के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू एम जी। अच्छा ये एल हो गया क्या, के क्यू, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू स्क्वायर की वैल्यू देखो, क्यू की वैल्यू इतना है, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा और 10⁻⁻14 हो जाएगा। देखो इसका स्क्वायर लिखोगे ना तो इसका स्क्वायर अगर मान लो 10 के पावर ए लिखा है और होल पावर बी लिखा है तो पावर हमेशा जब पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई होती है, तो 10 के पावर ए भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइड बाई म्यू की वैल्यू 0.25 दिया है, जी की वैल्यू 10 लेना है हमें, और वेट इसका मास दिया है 10 ग्राम, तो इसको एसआई में रखोगे तो 10⁻³ kg हो जाएगा। देखो 10 के पावर 1 10 के पावर 1 2 हो गया, और 10 के पावर -3 यहाँ लिखा, मतलब एक कट के 10 के पावर -1 बचा, 10 के पावर 9 और 10 के पावर -14 कट के क्या बचेगा 10 के पावर -5। अच्छा ये -1 ऊपर जाके +1 बना लेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 10 के पावर -4 बचेगा। तो टोटल हमारे पास L की जो वैल्यू रूट में बची 9 बची, इंटू 4 बचा, इंटू 10 के पावर -4 बचा, डिवाइड बाई 0.25 बचा। इसको रूट से बाहर निकालोगे तो क्या निकलेगा 3, 9 का 3 निकलेगा और 4 का 2 निकलेगा, 10 के पावर -4 का 10 के पावर -2 निकलेगा, डिवाइड बाई 0.5 निकलेगा 0.25 का। ठीक है, ये समझ आई बात यहाँ तक? ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। ये 6 हो गया, 3 2 जा 6 इंटू इसको क्या, अच्छा इसको लिखते हैं 3 2 जा 6 डिवाइड बाई 0.5 इंटू 10 के पावर 2। अच्छा एक काम करते हैं ऐसे, ये क्या हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 50। ये देखो 10 के पावर 2 का मतलब क्या है 100, और 0.5 में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आ जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, अच्छा ये मीटर में आया, हमें सारी वैल्यू किस में दिया है सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो सेंटीमीटर का मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 6 जा कितना हो जाएगा 12, तो आंसर क्या आएगा 12 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक क्वेश्चन था ये आपका यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स भी यूज कर लिया, और हमें जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैट तो हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नीट में भी आ सकता है, ऐसा बड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, नीट वाले बोले नहीं मुश्किल है छोड़ देंगे, नहीं भाई नीट के सेक्शन बी में क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं, सेक्शन ए में भले ना पूछे लेकिन बी में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमें प्रिपरेशन इस तरीके से करना है कि हमारे 45 में 45 बने। ठीक है, चलो आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या कह रहा है, बोल रहा है कि 2 पार्टिकल ए एंड बी हैविंग चार्ज इतना रिस्पेक्टिवली आर हेल्ड फिक्स्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, एट व्हाट पोजीशन अ थर्ड चार्ज पार्टिकल शुड बी प्लेस्ड सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंसेस अ नेट फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। अच्छा एक बात बताओ, इसका मतलब कि तीसरे चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात कह रहा है। भाई नेट फोर्स अगर 0 होगा तो मतलब वो इक्विलिब्रियम में होगा, अब स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा वो हमें नहीं पता, ना तो क्वेश्चन में पूछा हुआ। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर मान लो 2 चार्ज Q1 है एक Q2 है, ठीक है, अब इनके बीच कोई चार्ज रखना है या तीसरा चार्ज इस तरह से प्लेस करना है कि उस पर नेट फोर्स 0 लगे या वो इक्विलिब्रियम में है, तो उसके लिए हमें 2 चीज देखना पड़ेगा कि अगर Q1 एंड Q2 सेम नेचर के हैं, सेम नेचर का मतलब या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, तो जो इक्विलिब्रियम आएगा तीसरे पॉइंट का वो इनके बीच में ही आएगा इधर कहीं, और किसकी तरफ आएगा, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसकी तरफ आएगा। जैसे मान लो कि अगर एक कंडीशन मान ले Q1 ग्रेटर देन Q2, तो इसका मतलब इसके बीच में कहीं इधर आएगा, Q2 की तरफ होगा, ये वाली डिस्टेंस ज्यादा होगी। क्लियर है बात? और अगर Q1 एंड Q2 जो है अपोजिट नेचर के हैं, अपोजिट नेचर के हैं, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा, इन दोनों लाइन के अलोंग ही होगी लेकिन इनके बाहर होगी, इनके बाहर होगी। अब किसकी तरफ होगा, Q2 की तरफ होगा या Q1 की तरफ? तो इसके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसकी तरफ आएगा। अब यहां से क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये प्लस का 2 माइक्रोकूलम है और ये माइनस का 5 माइक्रोकूलम है। अब एक बात बताओ कि अगर ये दोनों पहले हैं कैसे, एक बात बताओ कैसे हैं दोनों, अपोजिट नेचर के, मतलब इस लाइन के अलोंग कहीं इधर या कहीं इधर आएगा।
किसकी तरफ आएगा? जिसका मैग्नीट्यूड कम है। इसमें मैग्नीट्यूड किसका कम है? इसका 5 माइक्रोकूलम का। तो मान लेते हैं कि तीसरा चार्ज कहीं इधर आएगा। अच्छा, उस चार्ज के बारे में बोला है विद सेपरेशन इतना एट वाज पॉइंट थर्ड चार्ज नहीं बोला है। तो मान लेते हैं कि क्यू चार्ज हमने यहाँ पर रखा। अब एक बात बताओ, यहाँ से मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस x है, ठीक है। तो यहाँ से इस वाले चार्ज से इसकी पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर प्लस x हो जाएगी। क्लियर है? 5 सेंटीमीटर प्लस x हो जाएगी। या तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, 100 से कितना हो जाएगा? 0.05। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या? 0.05 प्लस x। देखो सेंटीमीटर से भी करते ना तो भी आता, तो आंसर डायरेक्ट सेंटीमीटर में आ जाता। अब मीटर में कर लिए तो आंसर मीटर में आएगा, फिर उसके बाद में फिर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगी कि हमने बहुत सारे चार्ज, इधर के जो चार्ज हैं उसको हम ले रहे हैं SI यूनिट में, तो इसको CGS में क्यों ले रहे हैं, इसलिए मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब एक बात बताओ, ये वाला चार्ज जो है इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। मान लेते हैं कि इसको F1 से अट्रैक्ट करा, और ये वाला चार्ज देखो प्लस है। मान लेते हैं कि ये भी पॉजिटिव चार्ज हमने रखा। पॉजिटिव रख लो, नेगेटिव रख लो, कोई भी रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो पॉजिटिव है तो ये इसको इधर अट्रैक्ट रिपेल करेगा, इसको F2 बोल देते हैं, ठीक है। तो F2 की वैल्यू लिखोगे तो कितना लिखोगे? K Q1 कितना है? 20, और Q2 कितना है? -5 डिवाइड बाई बीच का डिस्टेंस कितना है? 0.05 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, F1 की वैल्यू अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे? K इंटू Q, नहीं ये -5 नहीं होगा, इस पर लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर आ जाएगा ये Q। इसको फिर से लिख देते हैं, K इंटू 20 इंटू Q। भाई इस पर लिख रहे हो ना, तो ये चार्ज लोगे और ये चार्ज लोगे, डिवाइड बाई 0.05 प्लस x का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। F2 लिखोगे तो क्या लिखोगे? K, इसको लिखोगे Q, और ये वाला चार्ज कितना है? 5 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है? x का स्क्वायर। अगर इक्विलिब्रियम में है तो F1 और F2 क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर Q जो है इक्विलिब्रियम में है तो कंडीशन क्या होगी? नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इसका मतलब F1 इक्वल टू F2 होना चाहिए। इक्वेट करो यहाँ से, KQ 5 डिवाइड बाई x स्क्वायर इक्वल टू K इंटू 20 इंटू Q डिवाइड बाई 0.05 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। K से K मर जाएगा, Q से Q मर जाएगा, 5 से इसको काटोगे 4 हो जाएगा। अच्छा, इसको हमने फिर से SI में नहीं चेंज करा, क्यों? क्योंकि ये माइक्रोकूलम अगर यहाँ पे माइक्रोकूलम लिखते और यहाँ पर माइक्रोकूलम तो ये यूनिट तो कैंसिल आउट ही होनी थी, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। तो बचा क्या? 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 बाई 0.05 प्लस x का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 0.05 प्लस x, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा? 0.05 प्लस x इक्वल टू 2x हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया 2x, तो ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो आई, x की वैल्यू कितनी आई? इनकी पहले डिफरेंस कितना था? 5 ना, 2x ना, x फिर से उधर जाके माइनस करेगा, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से, देखो ax इधर जाएगा, 2x माइनस x हो जाएगा, और इधर बचा कितना? 0.05। ये किस में आया? मीटर में। तो सेंटीमीटर में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर आया। तो आया फाइनली 5 सेंटीमीटर। इसीलिए अगर आप सेंटीमीटर में लेकर के चलते तो डायरेक्ट 5 आ जाता, ठीक है। तो इस तरह के कंपैरिजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें अगर आप यूनिट कन्वर्जन नहीं भी करते हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो यूनिट कैंसिल आउट हो जाती है। क्लियर है बात? तो यहाँ से क्या आया कि 5 सेंटीमीटर किससे? -5 माइक्रोकूलम चार्ज से कहाँ पर है? राइट साइड में, इधर है ना, तो राइट साइड में। इसका मतलब 5 सेंटीमीटर फ्रॉम, इससे नहीं भाई, ये x हमने इससे माना था ना, तो x की ही तो वैल्यू आई, तो ये इस चार्ज से होगा। तो 5 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 माइक्रोकूलम ऑन द राइट साइड, ऑन द राइट साइड। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। देखो आंसर निकालने के बाद भी आपको ऑप्शन जो है बहुत केयरफुली के साथ पढ़ना है। क्लियर है बात? अच्छा, ये नीट में भी पूछा जा सकता है, नीट का प्योर नीट का क्वेश्चन है, बाकी जेईई मेंस में तो पूछता ही है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या कह रहा है? बोल रहा है 2 आइडेंटिकल टेनिस बॉल each having mass m and charge q are suspended from a fixed point by a threads l। अच्छा, थ्रेड्स मतलब रस्सी की लेंथ l है। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन
व्हेन ईच थ्रेड्स मेक्स अ स्मॉल एंगल थीटा। अच्छा, मान लेते हैं इसको इधर बना लेते हैं, यहाँ पर एक बॉल आपने रखा। पहले इसको सिचुएशन समझते हैं कि क्या है। मान लो कि एक बॉल आपने यहाँ रखा और दूसरी बॉल भी यहीं से लगा के कहीं ऐसे रख दिया। अब देखो दोनों पर अगर सेम नेचर के चार्ज हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हुए कुछ दूरी पर जाकर इक्विलिब्रियम में आकर टिक जाएंगे। तो जब इक्विलिब्रियम में आकर टिकेंगे तो उस टाइम का सिचुएशन कैसा बनेगा उसको हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं हमारी एक वर्टिकल लाइन हो गई। ठीक है, यहाँ से एक बॉल आके यहाँ टिकी और दूसरी बॉल आके यहाँ पर टिकी। अच्छा, रस्सी दोनों की सेम लेंथ की है तो एल एल हो जाएगा। ये एंगल बोल रहा है कि दोनों वर्टिकल से स्मॉल एंगल थीटा थीटा बना रहे हैं। अच्छा, अब इसके बीच का सेपरेशन पूछा हुआ है। मान लेते हैं सेपरेशन जो है इनके बीच का x है। ठीक है, इतनी बात समझ आई सबको? भाई सेपरेशन x मान लिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अच्छा और एंगल थीटा और बाकी रस्सी की लेंथ तो हमें दिया ही था। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम लोग। एक बात बताओ, इसका मास कितना है m और चार्ज कितना है q। तो इधर की तरफ फोर्स इस पे क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नीचे की तरफ फोर्स क्या लगेगा इस पे, जरा बताओ। नीचे की तरफ फोर्स लगेगा ग्रेविटी। अच्छा, एक बात बताओ, अगर ये नीचे की तरफ जाना चाहेगी तो एक रस्सी जो है इसमें भी एक फोर्स आएगा, क्या, टेंशन। अगर एक बात बताओ, ए लाइन और ए लाइन पैरेलल है, ये एक ही इंक्लाइंड लाइन अगर कट कर रही है और ए एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो जो टेंशन लगा टी का, दो कंपोनेंट आया, इधर आया टी कॉस थीटा और इधर आया टी साइन थीटा। वैसे तो इसका आपको डायरेक्ट आंसर याद होना चाहिए कि टेन थीटा जो होता है वो क्या आता है, टेन थीटा जो आ जाएगा आपका एफ ई बाई एफ जी आता है। बट इसको एक बार थोड़ा सा डिराइव करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब टी कॉस थीटा एफ जी के इक्वल होगा और टी साइन थीटा एफ ई के इक्वल होगा। तो यहाँ से लिखते हैं टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई। एफ ई का मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये चार्ज क्यू है और ये इस पर फोर्स कितना लगाएगा, के। इसका भी चार्ज क्यू है ना, तो Q1 Q2 हो जाएगा। यहाँ से इसको एक मिनट इरेज करा जाए थोड़ा सा, तो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। और टी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एफ जी के इक्वल हो जाएगा। एफ जी क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। दोनों को डिवाइड मारो, टी टी कैंसिल, साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा बन गया। और ये आ जाएगा कितना, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। क्लियर है बात यहाँ तक? अच्छा, अब हमें निकालना है x की वैल्यू। एक बात बताओ, ये थीटा के बारे में बोला है कि थीटा बहुत स्मॉल है, तो यहाँ से एक एजम्पशन हमें पता होना चाहिए कि अगर थीटा बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल, तो इसका मतलब ये होता है कि टेन थीटा नियरली इक्वल टू साइन थीटा और नियरली इक्वल टू थीटा भी होता है। तो यहाँ पर हमें जहाँ पर जो एजम्पशन सूटेबल होगा उसको यूज करेंगे। यहाँ पर हम साइन थीटा वाला एजम्पशन यूज करेंगे। क्यों? उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर ए एंगल थीटा है तो इसके लिए ए जो हो गया परपेंडिकुलर हो गया इसका, और ये हो गया हाइपोटेनस। तो अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमें पता है तो हम साइन थीटा ही लिख सकते हैं। टेन थीटा के लिए तो हमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों चाहिए होगा। एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस x है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x/2 हो जाएगी। तो लिखो यहाँ से साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा x/2 परपेंडिकुलर है और डिवाइड बाई हाइपोटेनस क्या, जो रस्सी की लेंथ थी l, तो ये हो जाएगा x डिवाइड बाई 2l हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं, टेन थीटा की जगह लिख सकते हैं साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू आ गई x डिवाइड बाई 2l, और ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। अच्छा, एक्स स्क्वायर इंटू एम जी 1/3। एक्स को ले आओ इधर और इसको ले जाओ इधर, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स क्यूब इक्वल टू ये हो गया के क्यू स्क्वायर इंटू 2l डिवाइड बाई यहाँ पर एम जी बचेगा। तो नीचे तो सिर्फ और सिर्फ एम जी बच रहा है, हमारे नीचे तो एम जी बच रहा है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ गई कितना, k की वैल्यू पुट कर दो, तो k की वैल्यू पुट करोगे तो हो गया क्यू स्क्वायर इंटू 2l डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू जी।
इस 2 से इसको काटो और इसका क्या हो जाएगा 1/3 पावर हो जाएगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ गई Q² L डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू mg के पावर 1/3। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? Q² L डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और mg, ऑप्शन नंबर बी। समझ आई बात सबको? क्लियर है? तो आप चाहते तो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते और यहाँ पे tan थीटा नियरली इक्वल टू sin थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगाते तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाता। ये केस आपके नोट्स में कराया जाता है और वो केस हमें पता होना चाहिए। कई बार थीटा ही पूछ लेता है तो हमें थीटा भी पता होना चाहिए। क्लियर है? चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कह क्या रहा है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोल रहा है कि सर्टेन चार्ज Q इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स स्मॉल q एंड q माइनस स्मॉल q। अच्छा, एक चार्ज बोल रहा है q है, यहाँ से इसको हमने इसमें डिवाइड करा। अच्छा, q निकाल लोगे तो क्या बचेगा? कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। ठीक है, बोल रहा है बाद में कि अगर हाउ शुड बी द चार्ज कैपिटल Q एंड स्मॉल q बी डिवाइडेड सो दैट q and capital Q minus small q placed at certain distance apart experiences a maximum electrostatic repulsion। इसका मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बात कर रहा है। जब भी मैक्सिमम मिनिमम का केस आए तो हमें करना क्या? डिफरेंशिएशन और उसको जीरो के इक्वेट करना है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर चार्ज स्मॉल q रखा है और यहाँ पर चार्ज कितना रखा है? Q माइनस स्मॉल q। मान लेते हैं दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं। तो यहाँ पर फोर्स लिखोगे, क्या लिखोगे? K स्मॉल q माइनस स्मॉल q डिवाइड बाई आर स्क्वायर लिखोगे। अच्छा, इसको एक लाइन और लिख लो, K बाई आर स्क्वायर इधर लिख लो, यहाँ पर हो जाएगा Q इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बोल रहा है कि फोर्स मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम फोर्स है तो उसके लिए अच्छा किसके रिस्पेक्ट में होगा? ये चीज डिपेंड किस पे करे? वेरिएबल कौन होगा? स्मॉल q होगा। भाई कैपिटल Q मान लो कि 5 कूलम है और स्मॉल q हो गया 2 कूलम, तो Q माइनस स्मॉल q कितना हो जाएगा? 3 कूलम। अगर स्मॉल q 3 कूलम हो गया तो Q माइनस स्मॉल q कितना हो जाएगा? 2 कूलम। इसका मतलब कि स्मॉल q वेरिएबल है, कैपिटल Q तो कांस्टेंट है। तो किसके रिस्पेक्ट में फोर्स मैक्सिमम या मिनिमम होगी? स्मॉल q के रिस्पेक्ट में। और स्मॉल q के रिस्पेक्ट में होगी तो स्मॉल q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। अच्छा, डिफरेंशिएट करोगे तो K बाई आर स्क्वायर तो क्या है? कांस्टेंट है, ये तो ऐसे ही रहेगा। Q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर कैपिटल Q कांस्टेंट हो गया। देखो ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ए आता है, तो स्मॉल q और q का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? q बचेगा और यहाँ पर माइनस 2q आ जाएगा। किसके इक्वल होगा? ये जीरो की इक्वल। देखो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट आके मल्टीप्लाई करेगा, जीरो बन जाएगा। तो ए वाली वैल्यू कितनी हो गई? q माइनस 2q इक्वल टू जीरो। तो कैपिटल Q की वैल्यू कितनी आ गई? 2q के इक्वल आ गई। इसका मतलब कि कैपिटल Q अगर 2q हो जाए तो अगर यहाँ से स्मॉल q पूछ ले तो स्मॉल q कितना आ जाएगा? कैपिटल Q बाई 2। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है Q, उसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड करके रख दिया जाए तो उस पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो मैक्सिमम फोर्स होगा। देखो यहाँ से क्या स्मॉल q क्या है? कैपिटल Q बाई 2। तो दूसरा चार्ज स्मॉल q माइनस कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बचेगा। तो इसका मतलब कैपिटल Q माइनस कैपिटल Q बाई 2 लिखोगे तो कितना आ जाएगा? ए भी Q बाई 2 आ जाएगा। तो जब एक चार्ज को दो बराबर भागों में डिवाइड करके एक सर्टेन डिस्टेंस पर रख दिया जाता है तो उन पर लगने वाला जो फोर्स होता है मैक्सिमम लगता है। एक कॉन्सेप्ट आपको अब याद भी हो जाना चाहिए। तो अब की बार अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिला आपको तो आप डायरेक्ट कर दोगे, इतना सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका मिल गया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बोल रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेज ईच कैरिंग 1 माइक्रोकूलम चार्ज आर प्लेस्ड अलोंग वाई एक्सिस एट 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर। अच्छा, इनफाइनाइट है। ठीक है, चलो मान लेते हैं, एक लाइन बना लेते हैं इधर से। पहला चार्ज कहाँ रखा हुआ है? 1 मीटर पे ना, और हमें निकालना क्या है? प्लेस्ड एट ओरिजिन। अच्छा, हमें पूछ रहा है कि द टोटल चार्ज ऑन 1 कूलम पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन इज इतना। ठीक है, एक काम करते हैं। काम क्या करना है हमें? देखो, मान लो कि ये वाई एक्सिस हो गई हमारी और ये हो गया ओरिजिन। यहाँ पर क्या रखा है? 1 माइक्रो कूलम ही होना चाहिए, कूलम नहीं होगा, 1 माइक्रो कूलम होगा। ये फोर्स ये 1 माइक्रो कूलम होगा। ये 1 माइक्रो कूलम यहाँ रखा गया और यहाँ कितना रखा गया? मान लो कि ये 1 मीटर डिस्टेंस हो गई, यहाँ रखा गया 1 माइक्रो कूलम। फिर आगे रखा गया ये 2 मीटर वाला पॉइंट हो गया,
1 माइक्रोकुलाम। फिर आगे में रखा गया, ये 4 मीटर वाला पॉइंट हो गया, और यहाँ भी रखा गया 1 माइक्रोकुलाम। इसी तरीके से रखे चलते गए, ठीक है। तो इस पे लिखोगे तो ड्यू टू 1 लिखोगे, एफ नेट हमें लिखना है, तो क्या लिखोगे, F1 इसके 1 के कारण प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, इसी तरह इनफाइनाइट रखें तो इनफाइनाइट रखोगे भाई। इसकी वजह से F1 इधर लगेगा, इसकी वजह से ये भी सेम नेचर के चार्ज है ना दोनों, तो ये भी रिपेल करेगा, F2 इधर लगेगा, इसकी वजह से F3 इधर लगेगा, मतलब सारे फोर्सेस इधर ही लगेंगे। तो सारे एक डायरेक्शन में है, तो हम लोग क्या करते हैं, सारे को ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब लिखो सारे फोर्स, तो क्या हो जाएगा, K Q की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोकुलाम, तो K Q स्क्वायर। चलो एक काम करते हैं, 1 माइक्रोकुलाम की वैल्यू अभी Q रख लेते हैं थोड़ा देर के लिए। तो एक Q कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर डिवाइड बाई डिस्टेंस 1। यहाँ पर भी K Q स्क्वायर डिवाइड बाई डिस्टेंस 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ भी K Q स्क्वायर डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस K Q स्क्वायर डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर डिस्टेंस है 2 के बाद 4 के बाद कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से के क्यू स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये बचा 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर, या इसको ऐसे लिखो स्क्वायर हटा करके, कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 और प्लस सो ऑन, ठीक है। अच्छा, मैथ्स वालों को क्लियर होना चाहिए कौन सी सीरीज बन रही है, जीपी सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है। और जीपी में इसका आर कितना है, आर कैसे निकालते हैं हम लोग, इस पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस करेंगे, तो दो जो सक्सेसिव टर्म होते हैं उनके बीच का डिफरेंस ले लो, इसके बीच का डिफरेंस ले लेते हैं, तो कितना आ गया 1/4। देखो 1 में 1/4 से मल्टीप्लाई करा, अगला टर्म मिल गया, फिर 1/4 में 1/4 से मल्टीप्लाई करा, अगला टर्म 1/16 मिल गया, फिर इसमें 1/4 से मल्टीप्लाई करा 1/64 मिल गया, तो 1/4 इसका हो गया आर की वैल्यू। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो समेशन ऑफ सीरीज होती है एस इक्वल टू कितना a डिवाइड बाई 1 माइनस आर होता है, इसे हमें यूज करना है। तो यहाँ पर हो गया के क्यू स्क्वायर ब्रैकेट में कितना हो गया a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, डिवाइड बाई 1 माइनस आर, 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है 1/4 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई इंटू 4 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। तो ये हो गया, हमें पूछा x इंटू 10⁻³ दिया है ना, तो एक काम करते हैं हम लोग 1 माइक्रोकुलाम 10⁻³ दिया है ना, x की वैल्यू हमसे पूछा हुआ है, तो अच्छा इसको 1 कुलाम ही मान के चलते हैं, तो देखते हैं क्या कुछ आता है। तो यहाँ से Q1 Q2 बन जाएगा ना, तो हो गया k की वैल्यू रखो यहाँ पर, k की वैल्यू रखो, तो k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 हो गया। अच्छा क्यू स्क्वायर जो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर Q1 Q2 लेके चलते हैं, Q1 की वैल्यू 1 कुलाम और Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइक्रोकुलाम। तो अगर हम रखें इसको तो Q1 की वैल्यू कितना हो गया 1 कुलाम इंटू 1 माइक्रोकुलाम का मतलब 1 इंटू 10⁻⁻6 और इंटू 4 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3। अच्छा 10⁻⁻6 से 9 कटेगा तो 10⁻³ बचेगा, 3 से अगर हम इसको काटें तो हो जाएगा 3 जा 9 और 3 से 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 10⁻³ न्यूटन फोर्स आएगा। और x इंटू 10⁻³ दिया, कंपेयर करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू जो मिल जाएगी वो 12 मिल जाएगी, मतलब x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। क्लियर है बात, यहाँ से ये बात समझ में आई। यहाँ पर जो हमने 1 माइक्रोकुलाम ले लिया था, नहीं ये जो चार्ज दिया है वो ठीक दिया है 1 कुलाम, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्यू स्क्वायर जो लिखा था इसको Q1 Q2 लिख के चलेंगे, और Q1 की वैल्यू मान लेते 1 कुलाम और Q2 की वैल्यू 1 माइक्रोकुलाम है। क्लियर है बात, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अब हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बताओ समझ आया या नहीं आया, आ रहा अच्छे से, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या कह रहा है, बोल रहा है कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद ए स्फीयर ऑफ रेडियस r विद अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इतना दिया है। अच्छा, वेयर a एंड स्मॉल a इज कांस्टेंट, कैपिटल A एंड स्मॉल a कांस्टेंट दिया हुआ है, इफ q इज द टोटल चार्ज ऑफ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देन रेडियस r पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ,
ये हो गया वेरिएबल केस। हाँ, ये केस जो है नीट में नहीं आएगा। नीट वाले बच्चे अब यहाँ से थोड़ा सा रेडी हो जाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इसमें होंगे जो जेई को टारगेट करके होंगे, वो क्वेश्चन नीट में नहीं आएंगे, तो ये क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं यहाँ से क्रॉस करवा दूंगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ए एक स्फीयर है और इसकी जो डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अच्छा देखो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा ये, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, क्योंकि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पर ही चार्ज जो है पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, अदरवाइज सारे में कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, सरफेस पर होता है। तो इसका जो चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, रो की वैल्यू ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर ई के पावर -2r बाई स्मॉल ए दिया हुआ है। ठीक है, हमें कैपिटल आर मतलब इसकी रेडियस पूछा हुआ है कि इसकी टोटल रेडियस कितनी होगी। ठीक है, मान लेते हैं इसकी टोटल रेडियस है कैपिटल आर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है कि भाई जब वेरिएबल केस आएगा तो आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर चल करके हमने एक जो है स्फेरिकल सेल काटा, और इस स्फेरिकल सेल का जो हमने विड्थ बोल दिया वो विड्थ हो गया dr। ठीक है, ये हमारा जो विड्थ हो गया वो dr हो गया। इसको अलग से बना लेते हैं, ये हो गया विड्थ dr। ठीक है, ये हो गया स्मॉल r और ये विड्थ dr। अच्छा एक बात बताओ, हमें चार्ज लिखना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो रो होता है कितना, चार्ज क्यू डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है। तो Q इक्वल टू अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू वी। अच्छा जब वेरिएबल का केस हो तो हम छोटा सा चार्ज निकाल लेते हैं डी क्यू। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो छोटा सा चार्ज है वो इसके अंदर डी क्यू चार्ज आ रहा है, वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी आ जाएगी, और इसका वॉल्यूम लिख लेंगे। भाई छोटा सा हमने स्फेरिकल सेल काटा है तो उसमें छोटा सा ही तो उसका वॉल्यूम होगा, और उसका छोटा सा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा। अगर हम इसी को इंटीग्रेट कर दे तो हमारा पूरा चार्ज भी आ जाएगा इस पर और पूरा वॉल्यूम भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इस dv की वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, 4 पाई स्मॉल आर। देखो क्या है, ये स्फेरिकल सेल है, इस स्फेरिकल सेल का सरफेस एरिया लिख लें, और स्फेरिकल सेल की जो विड्थ है वो हमने dr बोला है, तो उस एरिया में dr से मल्टीप्लाई कर दे तो ये वाला जो स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम है वो मिल जाएगा हमें। भाई वॉल्यूम कहाँ चाहिए, स्फेरिकल सेल मतलब इनसाइड तो हॉलो हो गया, हॉलो में तो चार्ज होगा नहीं, सिर्फ ये जो सेल है, सेल की जो विड्थ हमने मानी उसी में होगा, तो उसका वॉल्यूम हमने लिख लिया इंटू dr कर दिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर रखो इसको, देखो dq क्या हो जाएगा, dq का इंटीग्रेशन q मतलब टोटल चार्ज हमें दिया है, ये कैपिटल Q है। ठीक है, अच्छा रो की वैल्यू कितना दिया है, रो दिया है a बाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू ई के पावर -2r डिवाइड बाई ए इंटू 4r स्क्वायर इंटू dr। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। देखो यहाँ पर अच्छा कहाँ से कहाँ तक करोगे, 0। भाई इसी को छोटा करते करते आ जाओगे सेंटर पर, हमें टोटल निकालना है, कहाँ तक रेडियस जाएगी, 0 टू कैपिटल R तक जाएगी, तो ये कैपिटल R तक हो गया, 0 टू कैपिटल R तक रेडियस हो गया इसका। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से 4 पाई और ए तो कांस्टेंट है तो इसको ले लो बाहर, 4 पाई और ए को ले लो बाहर, तो हमने ले लिया 4 पाई ए को बाहर, और यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर बचा ई के पावर -2r बाई, ई के पावर -2r बाई स्मॉल ए कैपिटल है, ए स्मॉल ए है ना, तो यहाँ पर ए स्मॉल ए आएगा। ठीक है, स्मॉल ए इंटू dr। अब इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहाँ से अगर हम करें तो कैपिटल Q की वैल्यू आ जाएगी कितना, 4 पाई ए, तो 4 पाई ए देखो डिवाइड में आएगा। ठीक है, अच्छा e के पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है। यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा e के पावर ax का, क्या होता है e के पावर ax और डिवाइड बाई a। तो यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन जो लगेगा e के पावर ax ही रहेगा, तो -2 स्मॉल r बाई a ही रहेगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, a आता है, मतलब जो वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है, तो वेरिएबल r है, उसका कोफिशिएंट कितना है, -2 डिवाइड बाई a आ जाएगा। ठीक है, अच्छा लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, 0 टू कैपिटल R तक लगेगी। इसमें देखो प्योर कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट तो यहीं पर खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसको अगर हम इधर ले जाएं तो स्मॉल ए चला जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई कर जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा -2 पाई कैपिटल ए
स्मॉल ए, -2 पाई कैपिटल ए स्मॉल ए, इधर ही कहीं आंसर आएगा, देखते चलो। और यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, एक बार तो कैपिटल आर पुट करोगे तो ई के पावर -2 कैपिटल आर बाई स्मॉल ए, और एक बार जब जीरो पुट करोगे माइनस लगा के तो ई के पावर जीरो, ई के पावर जीरो क्या बन जाता है, 1 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा हमें चाहिए कैपिटल आर, बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं, अब इसको इधर सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये पूरी क्वांटिटी जो मल्टीप्लाई कर रही है वो आके यहाँ पर क्यू में डिवाइड करेगी, और 1 जो माइनस कर रहा है आके प्लस हो जाएगा। तो ये बनेगा पूरा 1 प्लस क्यू डिवाइड बाई -2 पाई कैपिटल ए स्मॉल ए, -2 पाई कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए। अच्छा ये माइनस अगर हटा दें यहाँ से तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, और यहाँ से इस माइनस को चलो हटा देते हैं। ठीक है, तो टोटल ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी टोटल 1 माइनस कैपिटल क्यू डिवाइड बाई 2 पाई कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए, और ये किसकी वैल्यू आ गई, ई के पावर -2 आर बाई स्मॉल ए का। अच्छा अगर हम इस ए को इधर ले आए, दोनों तरफ लॉग ले लें तो ये ई खत्म हो जाएगा। ये जो ई है देखो, अगर हमें लिखा हुआ है ln a इक्वल टू बी, तो a इक्वल टू ई के पावर b लिखा जाता है, या लॉग लिखा हुआ है तो e के पावर b हो जाएगा। तो e के पावर को इधर ले जाओगे तो ये उल्टा लॉग में ही तो चला जाएगा, इसको बोलते हैं एंटी लॉग, तो ये चला जाएगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से लॉग, यहाँ से हो गया लॉग 1 माइनस क्यू डिवाइड बाई 2 पाई कैपिटल ए स्मॉल ए इक्वल टू -2 आर बाई ए। ठीक है, 2 आर बाई ए, हमें चाहिए क्या, आर चाहिए हमें ना, हमें चाहिए आर। तो एक काम करो, यहाँ से इसको ले जाओगे तो ये बन गया हमारे पास, और -2 भी तो जाएगा, ये माइनस में लिखा हुआ है ना, तो इधर ये आया प्लस बना 1 माइनस इतना। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा -2 माइनस ए बाई 2 लॉग 1 माइनस क्यू डिवाइड बाई 2 पाई ए इंटू स्मॉल ए, ये आ गया आर की वैल्यू। चलो देखो इतना आ गया हमारे पास। अब देखो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो ये अगर इस माइनस को हम इधर लेकर चले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ से r इक्वल टू ए बाई 2, और माइनस जब लॉग के अंदर ले जाएंगे तो ये वैल्यू नीचे डिवाइड में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस क्यू और होल डिवाइड बाई 2 पाई कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा मैच कर गया, बी। अरे अरे माइनस देखो कैसे लिखा जा सकता है इसको, इस माइनस को इधर भेजोगे, इसको ना यहाँ पर बताते हैं, थोड़ी सी जगह खाली है, कि अगर मान लो लॉग b के पावर -2 लिखी हुई है तो -2 लॉग b बन जाता है। अब यहाँ से फिर से अगर माइनस ले गए, जैसे यहाँ से माइनस इधर ले गए तो इसका मतलब इसके पूरे के पावर माइनस लग गया। जैसे अगर मान लो कि माइनस लॉग b लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग b के पावर -1, और ये बन जाएगा लॉग 1 बाई बी। तो यही ये वाला माइनस इधर गया तो इसके पावर में माइनस लग गया, और ये माइनस लग गया मतलब ये 1 पूरी डिवाइड में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका मैच कर गया। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया। इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं हम लोग। आगे अगर क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग अब आगे डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तो तब तक आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अच्छी बात है। अगर थोड़ी बहुत आपके कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो आप अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कर लें। अगर आपको चाहिए कि नहीं हमें कॉन्सेप्ट के भी वीडियोस चाहिए या कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझना है यहाँ पर, तो उसके लिए होराइजन एकेडमी का ऐप डाउनलोड करो। ऐप पर जो है आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से डिटेल में समझाए गए हैं। क्लियर है बात, चलो।